हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको सी-टेट के क्वेश्चन एसएसटी के बताने वाली हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। ये 2016 में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने बनाए हैं। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ए, वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, या फिर बी, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है, या फिर सी, यह कृषि मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है, या फिर डी, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। बताइए कौन सा होना चाहिए इसमें। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में कौन सा होता है। देखिए, रोपण कृषि जो होती है ना, रोपण कृषि एक नकदी फसलों की विस्तृत वाणिज्यिक खेती की एक विशेषता है। यह एक प्रकार की बागानी कृषि है और बागानों को उनकी जलवायु, उनके आकार, फसलों की उपज और उनके निर्यात से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है ना, इसका सही आंसर है ए। ये एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिमा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस प्रकार को हमेशा प्राप्त है। ए, कोच्चि, बी, बेंगलुरु, सी, पुणे, डी, चंडीगढ़। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, अब चलते 33 पे। 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की विधायी का हमसे अभिप्राय है। ए, देश का प्रत्येक नागरिक, बी, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, या सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। लोकतांत्रिक शासन में जनता के जो प्रतिनिधियों की जो एक सभा है, जो देश के लिए कानून कायदे बनाती है नहीं, वो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका कहलाती है। यह जो है संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है ना, तो इसका कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर जाएगा 33 का जाएगा डी, ये नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। अब क्वेश्चन नंबर 34, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो ए, न्यायालय में मामला दर्ज कराया जाता है और उसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, या फिर बी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है, या फिर सी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, या फिर डी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से ही संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। 34 का है सी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसके बाद ही अदालत में मामला जाता है। भाई, कोई भी चीज़ जिसका अदालत में ऐसी कोई चीज़ नहीं जाती, उसको हमेशा पहले स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है। पहले आपको स्थानीय पुलिस थाने में उसकी कंप्लेन या FIR या जो भी उसका प्रोसीजर है वो पूरा करना होता है। उसके बाद ही वो कॉपीज़ आगे रिपोर्ट के रूप में आगे अदालत में जाती हैं, तभी काम आगे होता है, उससे पहले नहीं होता। चलिए 35 नंबर, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
कथन सही है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। बी, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल भी कर सकती है। या फिर सी, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। क्या होना चाहिए इसमें? सी होगा इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है ना, वो पुलिस की जांच, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच के दौरान जो चीज़ें सामने आती हैं उसी के आधार पर होती है। किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं दी। भाई पुलिस है, पुलिस हम सबकी रक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। अगर बंदा निर्दोष साबित हुआ और वो पहली गलती कर दें, अगर किसी को उसमें जान माल की हानि हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कानून को भुगतनी पड़ेगी। किसे भुगतनी पड़ेगी? कोई जिस बंदे का नुकसान होता है या जिसको कोई मर जाए इस बीच, तो उसके लिए पुलिस को ऐसे कोई आदेश नहीं होते हैं कि वो जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अपना तरीके से ही काम होता है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करो। ए, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाह्यकारी हैं। या फिर भी, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करो। नंबर 1, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाह्यकारी हैं। या फिर 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो इसमें बताइए कौन सा सही हो सकता है? ए और 2 दोनों सही हैं, या ए और 2 दोनों गलत हैं, या ए सही है 2 गलत है, या 1 गलत है 2 सही? बताइए क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है 36 का, इसका आंसर है डी। पहला तो गलत है और दूसरा सही है। अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें 37 के क्वेश्चन से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 39 नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहिएदार कुर्सी व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। इसमें बताइए 37 क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25। कौन सा हो रहा है? इसमें सी, अनुच्छेद 15। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? ए, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा। बी, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम। सी, विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार। या फिर डी, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। 38 डी, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। भाई जब कोई व्यक्ति विकलांग है, उसे किसी चीज़ की दिक्कत है, समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वो शिक्षा में अपना वो करना चाहते हैं तो रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित में पहुँचाया जाएगा, तभी तो आगे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? इसके अधिनियम को पालन करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारे देश में ना जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको उनका अधिकार मिले ताकि वो भी अपनी जीवन को हम जैसे ही जी पाएँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलिए आगे चलते हैं। 39
रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, या बी व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारावेश, फिर सी रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने के नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर डी एक भूमिका निर्वाण नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयरों में ले जाने का अनुभव कर सकें। 39 का आंसर क्या होना चाहिए? फिर रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ जो कैसा व्यवहार, यहाँ व्यवहार की बात हुई है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, डी एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सकें, ताकि उन्हें ये लगे कि किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए लोगों में कितनी जागरूकता है या उनका ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह के एक नाटक या नाटिका का आयोजन होगा ना, तो उन लोगों को अच्छा महसूस करेंगे, उन्हें समाज में अपने प्रति कोई हीन भावना नहीं रहेगी। ऐसा अच्छा है। चलिए 40 क्वेश्चन। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ए कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, या फिर बी मूल्यपरक निर्णय देना, या फिर सी लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, या फिर डी प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? वो पूछ रहा है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव जब किन उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष। भाई अगर हम किसी ऐतिहासिक चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो उसके कारण, किस वजह से वो था, उसके संबंध कैसे कैसे बने और निष्कर्ष स्थापित कैसे हुआ, मतलब सारी उसकी डिटेल इस पे ऐतिहासिक जो भी वो टॉपिक है, तो उसका राइट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41। आप एक नए राज्य पाठ से चोल विषय पढ़ा रहे हैं और पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन की तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत का सेकंड प्रश्न से 28 सेकंड प्रश्न से प्रश्न संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होना चाहिए? ए विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, बी विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, सी विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, या फिर डी विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। पूछ रहा है पाठ में, लेसन में क्या पूछ रहा है? चोल विषय पाठ पढ़ा रहे हैं और अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई। कक्षा 8 हमारे अतीत के सेकंड प्रश्न से प्रश्न संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका क्या विचार होगा, वो ये पूछ रहा है। तो इस पर विद्यार्थियों के रोचक तथ्यों पर जागरूक करना। हाँ जी, क्या होना चाहिए इसमें? ए विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए, या चीन के अतीत कल्पना पर विद्यार्थियों को भी कल्पना करने का अवसर देना चाहिए, या फिर सी समाजों के ऐतिहासिक विकास पर तुलना करना चाहिए, या फिर डी विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना चाहिए। सी विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। ए पढ़ाए जा रहे विद्यार्थी को पढ़ाना बंद। ए पढ़ाए जा रहे विद्यार्थी को पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये मैं लिखना भूल गई थी। या फिर बी सामाजिक यथार्थ के आयामी पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, या फिर सी एक टिप्पणी पर ध्यान नहीं दूंगा, फिर डी विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। क्या होना चाहिए इसका आंसर? वो पूछ कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का
पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें सबसे उपयुक्त इसमें वो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया पूछ रहा है, ठीक है ना। जो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया है वो ये होगी, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा। भाई वो सामाजिक यथार्थ, जो समाज में यथार्थ में चल रहा है, उसके जो भी तत्व हैं, जो भी इसकी चीज़ें हैं, उस पर परिचर्चा, जो लोग स्टूडेंट्स के जो डिस्कशन है उसका आयोजन करूँगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा। 43 सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों 1, 2, 3 में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। नंबर 1 व्यक्ति अध्ययन, बी परिभाषाएं, सी दृश्य सामग्रियाँ। इसका आंसर दूसरा और तीसरा, या फिर बी पहला दूसरा तीसरा, या फिर सी पहला व दूसरा, या फिर डी पहला और तीसरा। डी पहला और तीसरा। 44 पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग, ए परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, बी अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सी सीखे हुए को समझने में तथा अपने परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, बी अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सी सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने को सक्षम बनाने, या फिर डी विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। क्या होना चाहिए? 44 सी, भाई सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं विद्यार्थियों को उसमें सक्षम बनाना हो, ये होगा इसका सही आंसर। भाई पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त यही तो है कि जो भी हम सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं या अनुभव में हमारे आते हैं, उसे जो हम अपने शब्दों में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स का अपना एक व्यू निकल के आता है, जो उसकी इंटेलिजेंस को और अच्छे से क्रिएट बनाता है। उसे क्रिएटिविटी होती है, वो इनोवेटिव तरीके से भी कुछ चीज़ों को करता है। मतलब कुल मिला के ये इसका राइट बैठ रहा है भाई, सीखे हुए को समझने में। भैया कोई भी है, स्टूडेंट हैं, टीचर से सीखते हैं, हर कोई बच्चा अपने तरीके से सीखता है। टीचर पढ़ाते तो सभी को, लेकिन कौन कौन व्यक्ति या बच्चा किस तरीके से किसी चीज़ को अपने अंदर ले धारण करता है और फिर उसे उसका रिव्यू देता है, रिप्लाई करता है, उसको निकालता है, उसको यूज़ करता है उन सीखी हुई चीज़ों को, वो उसके अपने दिमाग की है। उसका यहाँ जाएंगे तीसरे सी के साथ। 45 सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? ए विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, बी विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, सी विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यसमरण का परीक्षण करना, या फिर डी विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना। 45 बी होगा, बी के साथ जाएंगे। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए जो अगर हम प्रोत्साहित करते हैं ना, या उन्हें इनकरेज करते हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए उत्साह बढ़ाते हैं, तो ये हमारे लिए उन्हें सतत लगातार एक समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन करने के बारे में उनसे उनके उद्देश्य को पूरा करता है। भाई वो अगर हम उन्हें ये महसूस कराएंगे, हाँ जी, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? भाई अगर हम अपने स्टूडेंट्स को उनके अंक देकर ही छोड़ देंगे तो वो कोई प्रेरित होंगे, उन्हें मार्क्स तो मिल गए जो ज़रूरत है। अगर हम उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे से क्वेश्चन करते हैं ना और उससे आंसर की वो रखते हैं, तो वो अपने व्यू बताता है, उसकी सोच विकसित होती है, वो समझता है, सोच विकसित करने लगता है। तो इसका हम जाएगा बी, ठीक है ना, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, आज के लिए इतना ही और मैं कल बनाऊंगी वीडियो।
बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा बस ऐसे ही हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।